नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिलेज के बारे में। जैसे हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप पे रिले हो सकते हैं और उसमें हम जो आर्मेचर है उसको किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हमारा रिले कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में हम आज में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन कौन से रिले है वो इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो इस लेक्चर में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन कौन से रिले है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिलेज हम उसको बोलते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले प्लंजर टाइप रिले, सेकेंड इज बैलेंस्ड बीम टाइप रिले, थर्ड इज हिंज आर्मेचर टाइप रिले एंड द फोर्थ इज पोलराइज्ड मूविंग आयन टाइप। ठीक है। इन चारों रिले है उसका फंक्शन क्या है। दे आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आर्मेचर। द नेम सजेस्ट, तो उसी का नेम से ही उसका आई मीन द फंक्शन है कि भाई जो आर्मेचर है उसके अट्रैक्शन की वजह से ये रिले काम करते हैं। और अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। ओके, सो वन बाय वन इसके ऑपरेशन डिस्कस करेंगे कि भाई ये कैसे ऑपरेट होते हैं और बाद में इसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट अस इसके पहले सबसे पहले फंक्शन समझ लेते हैं। लेट से हमारे पास कोई कॉइल है, ठीक है, या फिर सोलेनोइड है, उसमें से अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होगा, इसके अराउंड फ्लक्स जनरेट होगा। दैट फ्लक्स विल अप्लाई सम फोर्स, जनरेट सम फोर्स, और यहाँ पर कोई आयरन मटेरियल होगा। दिस फोर्स विल अट्रैक्ट दिस आयरन एंड दैट विल गोइंग टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट आई मीन सोलेनोइड होगा, तो उसमें से अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो वो फोर्स जनरेट करेगा, जो कि कोई यहाँ पर कोई आयरन मटेरियल रहेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो इन आवर केस दैट विल बी अ आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, जिसके ऊपर से ये चारों हमारे जो रिले है वो वर्क करते हैं। ठीक है, वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लंजर टाइप रिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, ई शेप में। ओके, उसके ऊपर हमने ये कॉइल वाउंड की है, जिसको हम सोलेनोइड भी कह सकते हैं। यहाँ पर इनपुट में वोल्टेज और करंट हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर जो फुल्ड करंट है वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये सब हमारे जो इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्लंजर, इसी की वजह से हम उसको बोलते हैं प्लंजर टाइप रिले। ठीक है, तो ये हमारा जो प्लंजर है विच इज़ वी कैन से इनहेरेंटली कनेक्टेड विथ आवर कॉइल। ठीक है, यहाँ पर कोई हॉलो है, हॉलो पार्ट है, वहाँ पर हमारा जो प्लंजर है वो मूव कर सकता है इनसाइड। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी जो ट्रिप सर्किट रहेगी, सर्किट ब्रेकर के साथ जो कनेक्टेड रहते हैं ट्रिप सर्किट, वो यहाँ पर आपको दिखाई है, जिसके कॉन्टेक्ट से अभी ओपन है। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर स्प्रिंग लगाई है। स्प्रिंग किसके लिए वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको हम कंट्रोल स्प्रिंग भी बोलते हैं या फिर स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये फुल्ड करंट होगा, करंट फ्लो यहाँ से करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा और फ्लक्स ऐसा लिंक करेगा। ठीक है, और फ्लक्स कैसे लिंक करेगा, तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसमें से लिंक करेगा, यहाँ से भी लिंक करेगा और इस डायरेक्शन में इस बाजू से भी लिंक करेगा। तो वो कुछ ऐसा रहेगा, उसकी फ्लक्स लाइन कुछ ऐसा रहेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, नाउ वी नो दैट दिस विल गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द लो रिलक्टेंस पाथ। जहाँ पर उसको लो रिलक्टेंस पाथ मिलेगा वहाँ पे वो फ्लो करने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लो रिलक्टेंस पाथ मिलेगा, तो उसको मदद से ये यहाँ पर जो प्लंजर है उसमें से फ्लक्स है वो पास होने की कोशिश करेगा। उसकी मदद से क्या होगा, हमारा जो प्लंजर है विल गोइंग टू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सोलेनोइड और वी कैन से कॉल। ठीक है, एंड दिस फोर्स एज आई सेड, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो प्लंजर है वो ऊपर की साइड आएगा, तो ये प्लंजर के जो कॉन्टेक्ट्स है दिस विल गोइंग टू कनेक्ट विथ दिस ओपन कॉन्टेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा,
क्लोज हो जाएगा, ये हमारी ट्रिपिंग सर्किट है, उसमें से करंट फ्लो होगा, और वी नो कि ये हमारा है वो ट्रिपिंग सर्किट कनेक्टेड रहेगा सर्किट ब्रेकर के साथ, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और हमारा जो फॉल्टी सेक्शन है वो हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा फंक्शन रहेगा प्लंजर टाइप अट्रैक्शन रिले का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ कॉइल में से, उसकी वजह से हमारा प्लंजर है यानी कि हमारा जो आर्मेचर है वो अट्रैक्ट होगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्मेचर अट्रैक्शन टाइप रिले। ठीक है, अब यहाँ पर स्प्रिंग का फंक्शन क्या रहेगा। ठीक है, मैंने आपको दो फोर्स बताए थे, दो टॉर्क बताए थे, एक तो था हमारा ऑपरेशन टॉर्क, ठीक है, और दूसरा था हमारा रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। ठीक है, ये दो टॉर्क मैंने बताए थे। ऑपरेशन टॉर्क यानी यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन टॉर्क। ठीक है, और दूसरा है रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कि भाई ये हमारे जो जो टॉर्क है उसकी वैल्यू अमुक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, तब भी हमारा जो रिले है वो ऑपरेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि भाई हमारा रिजल्टेंट टॉर्क है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, तो कि टी आर माइनस टी ओ। ठीक है, तो ये जब पॉजिटिव रहेगा यानी कि हमारे जो टी ऑपरेशन की वैल्यू है, यानी कि जो ऑपरेशन टॉर्क है उसकी वैल्यू जब रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज़्यादा रहेगी, यानी कि ये यहाँ पर हम मैकेनिकल स्प्रिंग लगा रहे हैं, ठीक है, वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क उसको प्रोवाइड कराएगा। तो जब हमारे ऑपरेशन टॉर्क की वैल्यू रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज़्यादा रहेगी तब ये ऑपरेट होगा, अदरवाइज ये ऑपरेट होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट की कंडीशन हो या फिर कोई छोटा सा फॉल्ट हो, उस केस में हमारा रिले ऑपरेट होना चाहिए नहीं, इसलिए हमारे इस टी आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी हमारा रिले है वो ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लंजर टाइप रिले। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये भाई यहाँ पर मैकेनिकल सिस्टम है तो उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ये मटेरियल कंडक्टर का चाहिए, वो भी ज़्यादा रखना पड़ता है। सो उसको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है जो कि हम आगे जाकर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ प्लंजर टाइप रिले। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड वन विच इज़ द हिंज्ड आर्मेचर टाइप रिले। ठीक है, सो हिंज्ड आर्मेचर जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई हिंज है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर है हमारी हिंज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंज, तो इसीलिए इसको हिंज आर्मेचर टाइप रिले बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी समझ लेते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट रहा जो कि हिंज शेप में है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम आर्मेचर बोलते हैं, और यहाँ पर है हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन इसको हम आर्मेचर भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज अ मूविंग आर्मेचर, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, दिस विल गोइंग टू मूव अप एंड डाउन। ओके, कोयल है, यहाँ पर हमारा इनपुट रहेगा, जो स्प्रिंग थी पिछले केस में, ठीक है, जो कंट्रोल स्प्रिंग थी वो यहाँ पर है। ओके, हमारा जो द ट्रिपिंग सर्किट है वो यहाँ पर है, उसकी जो कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पर पहले ओपन रहेंगे उसके बाद क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स है जो द ट्रिपिंग सर्किट के वाले हैं, ये ब्लू वाले वो फिक्स्ड है, लेकिन जो ऊपर वाले रेड कॉन्टैक्ट्स है वो मूविंग कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, वो मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन, वो कैसे मूव करेंगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये स्टॉप किसके लिए है, तो कई बार क्या हो जाता है कि भाई ये मैकेनिकल सिस्टम है जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो कभी फोर्स कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो उस केस में हमारी जो जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा ना हो जाए, दूर चले ना जाए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा जब करंट फ्लो करेगा तो फिर से उसको अट्रैक्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब रिले ऑपरेट होना चाहिए उसके बाद ऑपरेट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, इसके लिए हम उसको स्टॉप कर देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा उसको दूर होना चाहिए नहीं। ठीक है, अब ये रिले ऑपरेट कैसे होगा, सेम प्रिंसिपल है, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा, दैट फ्लक्स विल गोइंग टू मूव लाइक दिस। ठीक है, ये फ्लक्स का पाथ रहेगा। ठीक है, सो फ्लक्स विल ट्राई टू मूव फ्रॉम लो रिलक्टेंस पाथ, तो यहाँ पर अभी ज़्यादा गैप है, सो उसको फिल करने की ट्राई करेगा, तो ये है इस डायरेक्शन में नज़दीक आएगा। ओके, दिस विल गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगी और हमारी जो ट्रिपिंग सर्किट है उसमें करंट फ्लो करेगा और हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, दिस विल गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ हिंज्ड आर्मेचर टाइप रिले। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये सारे जो रिलेज है दिस विल गोइंग टू वर्क ऑन AC एज वेल एज ऑन DC। ठीक है, ये चारों रिले की बात की है, इसमें से 3 रिले है जो AC और DC दोनों में काम करेंगे, एक जो रिले है सिर्फ वो DC के लिए काम कर रहा है, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा वो रिले कौन सा है। लेकिन अभी हिंज्ड आर्मेचर की बात करूँ या फिर प्लंजर की बात करूँ, बोथ आर गोइंग टू वर्क फॉर AC एज वेल एज DC. Okay, so I hope you understand how this relay will work. Okay,
नाउ थर्ड इज बैलेंस्ड बीम टाइप रिले, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बैलेंस्ड बीम इज नथिंग बट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, यहाँ पर आप आर्मेचर देख सकते हैं, ये अभी हॉरिजेंटल है। ठीक है, यहाँ पर है उसका जो फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, यहाँ पर कॉइल आप देखेंगे, ये हमारी है रिस्ट्रेनिंग कॉइल और यहाँ पर है ऑपरेटिंग कॉइल। लास्ट में आपने देखा था कि भी हमारे पास एक ही कॉइल थी। ठीक है, इसमें हमारे पास दो कॉइल होगी, एक होगी रिस्ट्रेनिंग कॉइल, ओके, दूसरी होगी ऑपरेटिंग कॉइल। तो इसमें आप समझ देंगे होगी इसका फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर से जब हम रिस्ट्रेनिंग करंट यहाँ पर करंट इनपुट करंट देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी इनपुट करंट देंगे, तो जब हमारे ऑपरेटिंग करंट की वैल्यू यहाँ से जब फ्लक्स लिंक करेगा तो उसकी कुछ लाइंस ऐसी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा तो उसकी जो फ्लक्स लाइनें कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हमारे रिस्ट्रेनिंग कॉइल आई मीन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, उसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर की साइड मूव करेगा और ऊपर की साइड मूव करेगा तो ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट है हमारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा रिले है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो यही होना चाहिए, इसका रिस्ट्रेनिंग फोर्स है उसकी वैल्यू जब ज़्यादा हो तो रिले ऑपरेट होना चाहिए नहीं, जब हमारे ऑपरेटिंग फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तब रिले ऑपरेट होना चाहिए। तो जब यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, यहाँ से फोर्स ऑपरेटिंग फोर्स ज़्यादा रहेगा, तब हमारा जो ये जो बैलेंस्ड बीम है वो डाउन साइड मूव करेगा, यानी कि हमारे जो ये कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएंगे, हमारी ट्रिपिंग सर्किट है वो एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है, तब हमारा रिले है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बैलेंस्ड बीम टाइप रिले है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज पोलराइज्ड मूविंग आयन टाइप रिले। सो एज आई सेड दिस रिले विल गोइंग टू वर्क ओनली फॉर डीसी। क्यों डीसी पर सिर्फ काम करेगा, यहाँ पर आप देखिए पिछले 3 रिले से इसमें कुछ अलग है, जो कि है हमारा परमानेंट मैग्नेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, जहाँ पर यहाँ पर एस है और यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है। ठीक है, हमारी ट्रिपिंग सर्किट है वो यहाँ पर है, इसके कॉन्टैक्ट अभी ओपन है। ओके, यहाँ पर हमारा मूविंग आयन है, कॉइल यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारा इनपुट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉइल दिखाई है कुछ ऐसी यहाँ पर। ठीक है, ये कॉइल कुछ ऐसी रहेगी। ओके, सो हाउ दिस विल गोइंग टू वर्क। ठीक है, जब यहाँ पर करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से फ्लक्स लाइन पास होगी। ठीक है, अगेन सेम थिंग, फ्लक्स लाइन यहाँ से पास होगी, फ्लक्स लाइन यहाँ से भी पास होगी, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है उसमें से फिर फ्लक्स लाइन पास होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मूविंग आयन है वो अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से ये इस साइड मूव करेगा और हमारा जो ये कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, हमारी जो ट्रिपिंग सर्किट है वो एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेम इजी प्रिंसिपल है पोलराइज्ड मूविंग आयन टाइप रिले का। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें दिक्कत ये आती है कि भाई हमारा जो N और S जो पोलैरिटी है दिस विल गोइंग टू ऐड। ओके, सो ये दोनों ऐड करेंगे एक दूसरे को। सो लेट से यहाँ से पर से जो फ्लक्स हो रहा है उसको हम phi 1 बोल दें और यहाँ पर से जो फ्लक्स हो रहा है उसको हम phi 2 बोल दें। तो टोटल phi हमारा होता है, दिस शुड बी phi 1 प्लस phi 2। ठीक है, ये होना चाहिए phi 1 प्लस phi 2। अगर लेट से यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये phi 1 प्लस phi 2 की जगह पर phi 1 माइनस phi 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी जो मूविंग आयन है वो अट्रैक्ट करनी चाहिए, उसके लिए फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपका रिले ऑपरेट करे ही नहीं, या उस ऑपरेट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो पोलराइज्ड मूविंग आयन टाइप रिले है वो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ओके, दूसरी चीज़ हमने चारों के बारे में डिस्कस कर लिया, अब उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, हमने यहाँ पर हिंज्ड आर्मेचर टाइप में देखा था कि भाई हमारा जो ये लो रिलक्टेंस पास फॉलो करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और बाद में हमारा जो ये कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, डीसी के लिए ठीक है, डीसी के लिए मैंने आपको बोला कि जो आपका जो फोर्स होगा विल डायरेक्टली गोइंग टू प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, सो अगर मैं फोर्स को लिखूँ, इस कांस्टेंट को हटा दूँ तो मैं लिखूँगा के इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई की वैल्यू डीसी में कांस्टेंट होती है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया पूरा। ठीक है, लेकिन एसी में क्या होगा, एसी में तो हमारा आई कांस्टेंट नहीं रहता, एसी को आई को हम क्या लिखते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी कांस्टेंट तो है नहीं भाई,
ठीक है। ये तो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो हमारा आई भी चेंज होगा और आई स्क्वायर भी चेंज होगा। उसकी वजह से क्या होगा भाई कि भाई हम यहाँ पर लेट मी जस्ट शो यू द इक्वेशन। सो अगर हम ए सी की बात करें तो ए सी में क्या होगा, आई की जगह पर अगर हम रख दे आई एम साइन ओमेगा टी, ओके, तो ये क्या बनेगा के, आई की जगह पर मैं रखूँगा आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पर आई की जगह पर आई एम साइन ओमेगा टी ऑल स्क्वायर तो है, ठीक है। अब के कांस्टेंट है, आई एम स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो उसको भी मैं कॉमन निकाल लूँ और बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ट्रिगोनोमेट्रिक की आइडेंटिटी यूज़ करूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट 1/2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आपको पता होगा, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी ये आपको पता होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ये से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर के और आई एम कॉन्स्टेंट तो थे ही, तो अब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, के आई एम स्क्वायर और 1/2, ठीक है, वेरी इजी, और 1/2 के आई एम स्क्वायर तो है ही, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी, तो ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा हमें। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो डीसी में देखा था, डीसी में क्या था, हमारा फर्स्ट टर्म कांस्टेंट था, आई मीन एक ही टर्म था हमारे पास के इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, जो कि कांस्टेंट था, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला टर्म है कांस्टेंट है 1/2 के आई एम स्क्वायर, आई एम इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग करंट। ओके, ये टर्म कांस्टेंट है। दूसरी जो टर्म है यहाँ पर वो वर्क करेगी एज पर आवर फ्रीक्वेंसी, ओके, और टाइम। सो यहाँ पर 1/2 के आई एम स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी, और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा टी, इट इज़ गोइंग टू बी डबल्ड, ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जा रही है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आप देखेंगे ये हमारा ऑपरेटिंग करंट है, आई की बात करूँ तो ये हमारा करंट है। अब इसको हम समझते हैं, ये करंट है, नॉर्मल करंट है जो हमारा होता है, ठीक है। इसका जो कांस्टेंट पार्ट है सॉरी, इसका जो कांस्टेंट पार्ट है 1/2 के आई एम स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, चलो ठीक है, ये हमारा है 1/2 के आई एम स्क्वायर, ओके। अब जो दूसरा पार्ट है 1/2 के आई एम स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द साइनोसोइडल फंक्शन ओनली, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 टाइम्स ओमेगा टी, ठीक है। इसकी उस फ्रीक्वेंसी क्या थी, आई एम साइन ओमेगा टी ही थी, ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी थी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स ओमेगा टी। तो 2 टाइम्स ओमेगा टी को मैं शो करूँ तो ये हमारा बनेगा, जब इसकी एक साइकिल ख़त्म होगी तो इनकी पूरी इसकी जब आधी साइकिल ख़त्म होगी तो इसकी पूरी साइकिल ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकेंगे यहाँ से चालू होता है, यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ फिर से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम और पीक वैल्यू की वजह से आप मतलब पता लगेगा कि भाई ये है डबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ फोर्स फाइंड करना है, टोटल फोर्स कितना है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन जो कि हमारा कांस्टेंट पार्ट है प्लस हमारा जो ये वेरिएबल पार्ट है उसको हम ऐड करेंगे तो हमें मुझे मिलता है ये, ठीक है, ये डार्क लाइन जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है, ओके, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका रिले है वो ऑपरेट होने की ट्राई करेगा तो इतने टाइम तक वो ऑपरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, ठीक है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। सो रिस्ट्रेनिंग फोर्स से आपको पता है उससे ज़्यादा अगर हमारा फोर्स रहेगा तब रिले ऑपरेट करेगा, इससे कम रहेगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं इतने टाइम तक रिले ऑपरेट करेगा, बाद में नहीं करेगा, इतने टाइम तक करेगा, फिर बाद में नहीं करेगा, इतने टाइम तक करेगा, बाद में नहीं करेगा। तो ये तो हमारी एक साइकिल हो गई, तो एक साइकिल में ऐसा 2 बार हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रिले है ये सब रिले जब एसी पर वर्क करेंगे, डीसी पर कोई दिक्कत नहीं है, जब एसी पर वर्क करेंगे तो ये अप डाउन होते रहेंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आर्किंग होने की संभावना है, ठीक है, इसका जो द कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक होने की संभावना है। इसीलिए हम एसी के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते आर्मेचर टाइप रिले को, हाँ कर सकते हैं लेकिन इतने जो हैवी लोड्स है उसके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको एलिमिनेट हम एक तरीके से कर सकते हैं। लेट से हमारे पास इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा हिंज्ड आर्मेचर टाइप रिले। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, ये हमारा हो गया एक पार्ट, इसको हम बोलते हैं एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर है दूसरा पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं उसको शेडिंग कॉल, ठीक है, दिस इज नोन एज अ शेडिंग कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये हाफ पार्ट है उसको हम ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर हम शेडिंग कॉल, ठीक है, उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, अब जब यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो यहाँ से लिंक करेगा
उसको हम बोलेंगे phi 1, ठीक है। और दूसरा फ्लक्स है यहाँ से भी लिंक करेगा और उसके बीच में कुछ टाइम डिले होगा ऑब्वियसली, एंड दिस इज फ्लक्स phi 1, दिस इज फ्लक्स phi 2। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दोनों में कुछ फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उसको हम ऐसे कंट्रोल करेंगे कि इसका जो फेज डिफरेंस है वो कुछ ऐसा रहे ताकि यहाँ पर जो फोर्स जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसका ये ये था सबसे पहले, ठीक है। जब phi 1 था तब ये हमारा जो आउटपुट था, ठीक है। अब जो phi 2 ऐड हो रहा है उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में कुछ ऐसा होना चाहिए हमारा ग्राफ, ठीक है। तो उस केस में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। I hope you understand. The graph is same, frequency is still double, but there is some phase lag between the phi 1 and phi 2, ठीक है। ये दोनों चीज़ सेम है लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, देर इज सम फेज लैग बिटवीन phi 1 एंड phi 2। उसकी वजह से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि हर बार हमारा जो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है उससे ज़्यादा ही फोर्स रहता है हर बार, ठीक है। फॉर एनी टाइम माई फोर्स इज ग्रेटर देन माई रिस्ट्रेनिंग फोर्स, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिले है वो हर बार ऑपरेट होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम एसी में इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ शेडिंग कॉइल, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्मेचर अट्रैक्शन आर्मेचर टाइप रिले और उसको हम एलिमिनेट कैसा कर सकते हैं। क्विकली उसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी कर लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी, ठीक है, मैंने आपको बताया। दे हैव फास्ट ऑपरेशन एंड ऑल्सो फास्ट रीसेट, यस वेरी फास्ट रीसेट। Electromagnetic attraction relays are almost instantaneous, so the operating time varies with the current, okay. So operating time obviously is going to directly proportional to current, and with extra arrangement like dash point, copper ring and slow operating and the resetting can be obtained. The fourth is very important, high operating speed with operating time in few milliseconds also can be achieved, okay. The pickup type can be as high as 90 to 95% of DC operation and 60 to 90 for this will be going to AC, okay, not DC, for AC operation. And sixth is modern relays are compact, simple and reliable, robust, okay. So all these relays are very simple in operation and very simple in maintenance, yeah, but we have to keep on maintaining in every duration, okay. So the directional feature is absent, so obviously there is no direction feature only। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन है वो phi 2 माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिले को हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ डायरेक्शनल फीचर इन पोलराइज्ड मूविंग आयन टाइप रिले, अदरवाइज जो तीन रिले है उसमें डायरेक्शनल फीचर है वो एब्सेंट रहेगा, ओके। ड्यू टू फास्ट ऑपरेशन लाइक द वर्किंग कैन बी अफेक्टेड बाय द ट्रांजिएंट ऑब्वियसली, okay. So a transient contain DC as well as pulsating component, and under the steady state value less than set value the relay can operate during the transient, ठीक है। ये तो ये भी हो सकता है। So ये हो गया हमारे disadvantages and advantages of attraction type relay, ठीक है। So I hope you understand ये किस जगह पर ऑपरेट होगी, किस इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी। तो जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी रिले है, उसको हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम हम उसको एज अ ऑक्सिलरी रिले ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको कई बार पूछते हैं कि भाई ऑक्सिलरी रिले के लिए कौन से रिले यूज़ करेंगे, ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले विल बी यूज, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया रिले का फंक्शन, ठीक है। 4 टाइप के रिले के बारे में डिस्कस किया, उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके रिले कौन से उसके लिए कौन सा रिले ऑपरेट करते हैं उसका भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें ओवर करंट के लिए कौन सा प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। Thank you so much. See you in my next lecture.